इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले 1000 सालों में आए हैं। यानी कि पिछले 1000 साल नहीं, बल्कि जो 750 ईयर्स है, यानी 750 सी और इससे 1750 सी, इनके बीच में क्या चेंजेस आए, इसको यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो आखिर हम इनके बीच के चेंजेस को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि देखिए क्लास 6 में हमने एंशिएंट इंडिया को पढ़ा था, यानी लगभग 750 के आसपास तक पढ़ा था। और इसके बाद क्लास 7 में हम मेडिवल इंडिया को पढ़ने वाले हैं, यानी 750 से 1750 के आसपास हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 1 में, आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि जो पिछले 1000 साल हुआ, यानी कि 1750 से 750, इसमें जो हम हिस्ट्री के स्रोत लेते हैं, सोर्स लेते हैं, उसमें क्या चेंजेस आए, लोगों के रहन सहन में क्या चेंजेस आए, किस तरीके से इंडिया के पॉलिटिक्स में आपको चेंज आया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम इस क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं। और इसके फर्स्ट हमारा पहला चैप्टर है जिसमें एक तरीके का क्लास 7 के पूरे सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर आपको हिस्ट्री के कंटेक्स्ट या फिर सोर्सेस के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर इस चैप्टर को खोलते ही हमारे सामने एक मानचित्र आ जाता है, एक नक्शा आ जाता है जो कि हमारे इंडिया का है। और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि मैप जो है वो बिल्कुल ही उल्टा है और बहुत ही अजीब है, बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर इस मैप में जो साउथ इंडिया है उसको काफ़ी छोटा दिखाया गया है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा श्रीलंका है उसको काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। और इसी तरीके से जो हमारे जितने भी जगह हैं उनके नाम यहाँ पर अरबी में लिखे गए हैं, फारसी में लिखे गए हैं। तो देखिए ये जो मैप है, ये मैप बनाया गया था अल इदरीसी द्वारा, जो कि एक अरब जोग्राफर थे, और इन्होंने 1154 सीई में बनाया था इस मैप को, और 1154 सी में बनाया था। और इसके कंपैरिजन में हम एक दूसरा मैप देखते हैं। दूसरा मैप देखिए ये है। तो ये जो मैप है ये बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा 1720s में, यानी 1720 के आसपास बनाया गया था। और ये जो मैप है, यानी सेकेंड नंबर जो मैप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारियों को रखा गया है, काफ़ी डिटेल में जानकारियों को दिया गया है। तो अब आप ये सोचिए या फिर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो मैप हैं इसमें इतना अंतर क्यों है। एक मैप में बहुत ही अच्छा मैप है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन जो दूसरा मैप है, यानी जो सबसे पहला मैप हमने देखा, उसमें ऐसा गलत जानकारी या फिर अजीब मैप क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि हमको ये देखना होगा कि ये दोनों मैप को किस बैकग्राउंड में बनाया गया था, किस कंटेक्स्ट में बनाया गया था। तो ये जो मैप है, ये मैप बनाया गया था 1154 सी में, यानी 1154 ईस्वी में। तो इस समय में जो जानकारी थी पूरे इलाके के बारे में वो काफ़ी कम थी। मैप बनाने का जो तरीका था वो उतना डेवलप नहीं था, और इस वजह से हमको इस तरीके का मैप देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरा मैप बनाया गया है, ये मैप, ये उस समय के 600 साल बाद बनाया गया है। और 600 साल में जो मैप बनाने का तरीका था, जो सिस्टम था, जो विज्ञान था, वो काफ़ी डेवलप हो गया, और लोग जो थे वो उनको अच्छी तरीके से मैप बनाने आ गया। और जो पूरा रीजन है, पूरा रीजन के बारे में लोगों को जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से ये जो दोनों मैप हैं इसमें हमको इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है कि इसमें बहुत सारे जगहों का डिटेल है। और इसके साथ ही ये जो मैप है, सेकंड नंबर मैप, इसको यूरोपियन सेलर्स द्वारा यूज़ किया जाता था जब वो इंडिया आते थे। तो देखिए यहाँ पर यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि हमको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो साइंस है कार्टोग्राफी का, यानी मैप बनाने का जो साइंस है, ये इन दोनों सालों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यानी 1154 में जो मैप बनाने की टेक्नोलॉजी थी या फिर जो विधि थी या फिर जो तरीका था, वो 1720s के आसपास काफ़ी बदल चुका था और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था। इसलिए हमको इनके बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक और बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए जो हिस्टोरियंस हैं, यानी जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, खोजते हैं, वो जब भी किसी हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को देखते हैं, हिस्ट्री के मैप को देखते हैं या फिर इतिहास के टेक्स्ट को देखते हैं जिसको कि पहले लिखा गया आज के 200, 400 या 1000 साल पहले, तो जब भी वो इस तरीके के किसी डॉक्यूमेंट, मैप या फिर टेक्स्ट को
देखते हैं तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो वो टेक्स्ट है या फिर जो वो मैप है या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको किस बैकग्राउंड में लिखा गया है। यानी जब वो मैप लिखा जा रहा था उस समय वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, सोशल स्थिति क्या थी, या फिर जो मैप लिखने वाला था वो किस जो डॉक्यूमेंट लिखने वाला था वो किस कंडीशन में डॉक्यूमेंट को लिख रहा था। और इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से परखने के बाद जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो पुराने समय में और नए समय में उनके बीच में क्या चेंजेस आए हैं, क्या अंतर आए हैं। तो देखिए, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री के किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमेशा हम कंटेक्स्ट का ध्यान रखते हैं। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन है वो किस कंडीशन में लिखा गया है, किस कंडीशन में हमें मिल रहा है, वो उसका सोर्स क्या है, उन सभी चीज़ों को हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, उसके कंटेक्स्ट को। और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे कंटेक्स्ट का इंपॉर्टेंस भी बदलता है, या फिर कंटेक्स्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेज है या फिर जो उसके वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और देखिए, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमें मिलते हैं, और वो हमें सालों में, कई साल दर साल, यानी 100 साल, 200 साल, 300 साल में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो मेडिवल पर्शियन था, यानी आज से करीब 500-1000 साल पहले का जो पर्शियन था, वो आज के पर्शियन से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो ग्रामर है और जो वोकेबुलरी है वो सिर्फ चेंज हो गई है, नहीं, इसके अलावा जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स पहले यूज़ किए जाते थे, उनके मतलब आज बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वर्ड के, उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे देश का नाम आता है हिंदुस्तान। तो देखिए, हिंदुस्तान वर्ड है वो आज उसका मतलब होता है इंडिया, यानी जो हमारा इंडिया देश है उसका मतलब होता है हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम उस समय देखें जब इस वर्ड को पहली बार यूज़ किया गया था मिनहाज सिराज द्वारा 13th सेंचुरी में, जिन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा था पर्शियन में, तो उनका मतलब था, यानी उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था पंजाब, हरियाणा या फिर गंगा और यमुना के बीच में जो रीजन है उसको बताने के लिए हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था। और ये वर्ड यूज़ किया गया था पॉलिटिकल सेंस में, यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो रीजन है, यानी जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज है, उस रीजन को दर्शाने के लिए हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया गया था। और जो एरियाज़ हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं सल्तनत में, वो हमेशा चेंज होते रहते थे, यानी कि कभी सल्तनत बड़ा हो जाता था, कभी छोटा हो जाता था, लेकिन जो सल्तनत था या फिर जो हिंदुस्तान वर्ड था वो कभी भी साउथ इंडिया को डिनोट नहीं करता था। और इसी के कंपैरिजन में जब हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था ज्योग्राफी बताने के लिए, यानी कि इंडिया का जो ज्योग्राफी है, फौना है, या फिर जो कल्चर है, या फिर जो पूरा एक कल्चर है इस पूरे रीजन का, उसको दिखाने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। और ये जो वर्ड है हिंदुस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हिंद वर्ड से, जो कि यूज़ किया गया था अमीर खुसरो द्वारा 14th सेंचुरी में। और देखिए, हिंद वर्ड है या फिर जो हिंदुस्तान वर्ड है उसको ज्योग्राफिकल सेंस में या फिर कल्चरल सेंस में यूज़ किया गया था हमेशा, लेकिन कभी भी इसको पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग के रूप में यूज़ नहीं किया गया था, जैसा कि आज हम यूज़ करते हैं। यानी कि शुरुआत में इसको एक ज्योग्राफिकल एरिया दिखाने के लिए यूज़ किया गया था, जो कि दिल्ली के अंडर में था, यानी दिल्ली सल्तनत के अंडर में था। फिर बाबर ने इसको ज्योग्राफिकल या फिर जो हमारा ये पूरा ज्योग्राफिकल टर्म है, पूरा फौना, फ्लोरा, इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया था, लेकिन इसको कभी भी देश के नाम के रूप में या फिर जो हमारा पॉलिटिकल वर्ड है जैसे कि कंट्री का नाम, इस रूप में कभी भी यूज़ नहीं किया गया था। और जो हिस्टोरियंस है जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में एनालाइज करते हैं, वो हमेशा इस तरीके के टर्म्स के बारे में केयरफुल रहते हैं, क्योंकि आज जो वर्ड है हिंदुस्तान उसका मतलब अलग है, लेकिन जब 13th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं उस समय हिंदुस्तान वर्ड का मतलब अलग हुआ करता था। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मतलब आज अलग है, लेकिन आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले काफ़ी अलग हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं और वो है फॉरेनर। तो देखिए, फॉरेनर जो है उसका आज मतलब होता है जो कि इंडिया का नहीं रहने वाला है, यानी इंडिया के बाहर के सभी लोगों को हम
फॉरेनर कहते हैं। जब वो इंडिया में घूमने आएगा तो उसे हम फॉरेनर कहेंगे, देखो ये फॉरेनर है, देखो वो फॉरेनर है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड की, तो मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर है वो किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता था जो कि किसी एक खास गांव का नहीं रहने वाला है। यानी मैं अपने गांव के बाहर के सभी लोगों को फॉरेनर कहूंगा या फिर अजनबी कहूंगा या फिर परदेशी कहूंगा, तो ये वर्ड का मतलब उस समय अलग था। और इसका सिंपल मतलब ये था कोई भी स्ट्रेंज व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि किसी भी विलेज का नहीं रहने वाला है या फिर किसी भी सोसाइटी या फिर कल्चर का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आदिवासी को देख लें या फिर शहर में रहने वाले को देख लें, तो आदिवासी के लिए शहर वाला फॉरेनर हो जाता है, अजनबी हो जाता है। लेकिन वहीं शहर वाले के लिए एक आदिवासी फॉरेनर हो जाता था, मतलब मेडिवल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय ऐसा होता था। तो इस तरीके से हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उनका मतलब साल दर साल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, अलग अलग समय में अलग अलग वर्ड के अलग अलग मतलब हो जाते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री के अलग अलग कालखंड के लिए, अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उस समय के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस समय के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे अगर आप 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी के लिए सोर्सेज अलग होंगे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, 14th सेंचुरी के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री के सोर्सेज अलग होंगे, 17th सेंचुरी के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री के सोर्सेज अलग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 7th सेंचुरी में, तो उस समय के हमारे इंस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं या फिर दूसरे सोर्सेज देख सकते हैं। लेकिन जब हम 14th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस समय बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, उस समय क्या चीज़ें घट रही हैं, राजा क्या कर रहा है या फिर कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हमको किताबें मिल जाती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग समय के लिए अलग अलग सोर्सेज हमको देखने को मिल जाती हैं। और इस किताब में यानी कि 7th क्लास में हमको 700 से लेकर 1750 के आसपास पढ़ना है और उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी सोर्सेज में, कि देखिए पहले जो सोर्सेज यूज़ किए जाते थे वो अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं। यानी एंशिएंट इंडिया के कुछ सोर्सेज जो कि देखे जाते थे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, उनको अभी भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अभी भी जो लोग थे यानी कि मॉडर्न मेडिवल इंडिया के बारे में जानने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं वो अभी भी कोइंस का, इंस्क्रिप्शंस का, आर्किटेक्चर का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का सहारा लेते हैं इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं या फिर डिसकंटिन्यूटी भी आई है। जैसे कि बहुत सारे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं इस पीरियड में, और ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं इनको दूसरे इंफॉर्मेशन से रिप्लेस कर दिया गया है या फिर चेंज कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जो पेपर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप हो गए थे, मेडिवल इंडिया में काफ़ी आसानी से लोगों को मिल रहे थे पेपर, और जिनको यूज़ किया जा रहा था होली टेक्स्ट लिखने के लिए, रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए या फिर सेंट्स के टीचिंग्स लिखने के लिए। और इसके अलावा पिटिशन या फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स या फिर टैक्सेस, अकाउंट्स, इन सभी चीज़ों के लिए पेपर को यूज़ किए जाने लगा था। लेकिन इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो अभी भी कलेक्ट किए जाते थे, अभी भी रखे जाते थे, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको रखा जाता था अमीर लोगों द्वारा, रूलर्स द्वारा, मोनास्ट्रीज द्वारा, टेम्पल्स द्वारा, और इनको लाइब्रेरीज में या फिर आर्काइव्स में रखा जाता था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जानकारी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इनसे जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और देखिए उस समय में यानी कि आज के करीब 500 साल पहले, 1000 साल पहले किसी भी तरीके के प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से जो स्क्राइब्स थे यानी जो लेखक थे वो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे। और अगर आपने कभी भी अपने दोस्त का या फिर किसी से होमवर्क को कॉपी किया है तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी आसान काम है, काफ़ी सिंपल काम है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता था कि जो राइटर है वो जब किसी की मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है तो वो किसी वर्ड को नहीं पढ़ने पा रहा है, किसी सेंटेंस को नहीं पढ़ने पा रहा है, तो वो गेस करके वहाँ पर कुछ भी भर देता था। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें कि वो प्रोसेस 1000 साल तक चले, यानी 1000 साल तक एक एग्जाम्पल देखा कि कॉपी करने की वजह से जो पूरा हिस्ट्री है वही चेंज हो सकता है, या फिर जो पूरा किताब है उसका टेक्स्ट ही चेंज हो सकता है। इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता था। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब ये वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।